दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी इंडिया में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आज आपके लिए देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों क्या आपको मालूम है कि देश में यानी कि हमारे भारत देश में पेट्रोल डीजल आज बहुत सस्ता हो गया है। जी हां, क्या आपको यकीन नहीं होता है? अगर आपको यकीन नहीं होता है तो फिर आप खुद हमारे मोदी जी के मुंह से सुन लीजिए, फिर आपको यकीन हो जाएगा। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? बहरहाल आज पेट्रोल डीजल ने शतक लगा दिया है। जी हां, पेट्रोल डीजल की ये पहली सेंचुरी है जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि सेंचुरी लगने के बाद कैसे ग्राहक खुशी से हाथ उठाए मोदी जी को धन्यवाद देते हैं, और भी पेट्रोल पंप के सामने ही। तो चलिए अब पेट्रोल डीजल के बारे में और भी विस्तार से बात करते हैं। जी सबसे पहले आपको बता दूं कि आज लगातार 7वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी आई है, जिसके कारण ज्यादातर शहरों में आज 90 के पार पहुंच गया है। हालांकि बिहार में 90 के पार बहुत पहले ही पहुंच गया था। आज बिहार के अधिकतर शहरों में 93 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल बिक रहा है। महानगरों में यह 95 के पार पहुंच गया है, जबकि कई ऐसे शहर हैं जहां शतक लग चुका है। जी हां, मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रीमियम पेट्रोल का भाव 100 रुपए पर पहुंच चुका है। जी हां, आज भोपाल में एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल का भाव 99 रुपया 99 पैसा प्रति लीटर है। जी हां, नॉर्मल पेट्रोल का भाव 96 रुपया 69 पैसा प्रति लीटर है, जबकि डीजल का भाव 87 रुपया 20 पैसे प्रति लीटर है। जी हां, एक्स्ट्रा प्रीमियम डीजल का भाव 91 रुपया 31 पैसे पर पहुंच चुका है। पेट्रोल 3 अंकों में कीमत पहुंचने के कारण पुराने पेट्रोल पंप की कीमत डिस्प्ले नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण बिक्री रोक लगा दी है। जी पिछले 7 दिनों में पेट्रोल की कीमत में 2 रुपया 8 पैसे और फिर डीजल की कीमतों में 2 रुपया 23 पैसे प्रति लीटर की तेजी आई है। जी केवल फरवरी महीने की बात करें तो डीजल के भाव में 2 रुपया 58 पैसा और पेट्रोल के भाव में 2 रुपया 43 पैसा प्रति लीटर की तेजी आई है। ताजा बढ़ोतरी से राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के भाव 99 रुपया और 91 रुपया प्रति लीटर से अधिक हो गए हैं। जब वैश्विक बाजारों में तेजी के बाद स्थानीय कंपनियों ने रविवार को पेट्रोल 29 पैसे और डीजल 32 पैसे प्रति लीटर महंगा कर दिया है। इसके साथ ही राज्य स्तरीय टैक्स को मिला दें तो इसको मिलाकर तेल की कीमत, खुदरा कीमत नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। दोस्तों प्रियंका गांधी मौनी अमावस्या के मौके पर इलाहाबाद में थी। जी हां, इलाहाबाद पहुंचकर प्रियंका गांधी ने संगम में डुबकी लगाने के अलावा नाव की सवारी भी की। इस दौरान प्रियंका गांधी ने नाविक को पीछे बिठाकर खुद ही नाव चलाया। जी हां, प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट से नाव चलाने का वीडियो शेयर किया है। जी हां, सोशल मीडिया पर उनका यह वीडियो खूब वायरल भी हो रहा है। जी हां, प्रियंका गांधी ने नाव चलाते हुए नाविक से बात भी की। जी हां, अपने इलाहाबाद के दौरे पर प्रियंका गांधी सबसे पहले आनंद भवन गई। आनंद भवन में प्रियंका गांधी ने जवाहरलाल नेहरू के स्मृति स्थल पर जाकर उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। जी इस दौरान प्रियंका गांधी ने आनंद भवन स्थित अनाथालय में भी कुछ समय बिताया। इसके बाद प्रियंका गांधी संगम में डुबकी लगाने पहुंची। जी डुबकी लगाने के बाद प्रियंका गांधी नाव की सवारी भी करने लगी, जहां उन्होंने खुद ही नाव चलाई। जी आप जैसे वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों आम आदमी पार्टी ने कहा है कि वह पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ आंदोलन करेगी। जी शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकारों से यह जानकारी दी है। जी पत्रकारों को यह जानकारी दी है। आम आदमी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने कहा है कि उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। जी हाँ, आम आदमी पार्टी के यूपी प्रदेश अध्यक्ष सभाजीत सिंह ने तेल की बढ़ती कीमतों और फिर महंगाई को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 12 दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में 4 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी सीधे सीधे आम आदमी की जेब पर डाका है। जब सत्ता में आने से पहले सिलेंडर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में अगर थोड़ी सी भी बढ़ोतरी हो गए तो फिर ये लोग सड़क पर बैठ जाते थे। आज वे दूसरे को आंदोलन जीवी बता रहे हैं। जी सभाजीत सिंह ने कहा कि आम आदमी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा है। जी सरकार राहत देने के बजाय डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी करते जा रही है, जिसके चलते आम आदमी की मुश्किलें बढ़ रही है। केंद्र सरकार डीजल पेट्रोल की कीमतों में नियंत्रण कर पाने में नाकाम है। दोस्तों हर मजहब के लोगों के खून का रंग
लाल होता है। यह सभी को जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे बढ़ना चाहिए। सबसे बड़ी ताकत ऊपर वाला ही है जो हमें और आपको देख रहे हैं। यह उसे नमाज, पूजा और इबादत के साथ सबसे ज्यादा इंसानियत का काम पसंद है। सभी धर्मों में यह बात कही गई है कि अगर आप ऊपर वाले को खुश करना चाहते हैं तो आपको इबादत के साथ इंसानियत की भी खिदमत करनी होगी। ये बातें हम नहीं बल्कि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कही है। वह इंसानियत वेलफेयर सोसाइटी एवं कई सहयोगी संस्थानों द्वारा पुलवामा शहीदों की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया इस बाग में लगे शिविर में करीब 100 लोगों ने रक्तदान किया, यानी कि खूनदान किया। सभी को मेडल, सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, देश की अर्थव्यवस्था का ग्राफ ऊपर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश किया। कोरोना संक्रमण काल में बजट पेश करते समय सभी क्षेत्रों का ध्यान रखा गया, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण आदि प्रमुख है। देखा जाए तो यह बजट विश्व पटल पर देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभाएगा। ये बातें हम नहीं बल्कि किशनगंज के रहने वाले भाजपा के प्रदेश कोषाध्यक्ष और विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है। जी हां, डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि किसान, व्यवसाय, नौकरी पेशा, मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोगों का ध्यान रखा गया है। ये साथ ही सड़क परिवहन, बुनियादी संरचना सहित रक्षा के क्षेत्र को मजबूत बनाने को पर जोर दिया गया है। जी हां, उन्होंने कहा है कि बजटीय प्रावधान के अनुसार सूबे के यानी कि बिहार के 46,000 गांव को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। यह किसान जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन कृषि व्यापार से जुड़े हुए हैं, अब वे सब अन्य राज्यों की कृषि मंडी में अपना उत्पाद बेच सकेंगे। इस समय बिहार सब्जी उत्पादन में देश में तीसरे स्थान पर है। जहां ऑपरेशन ग्रीन से जुड़े जाने के बाद सूबे से सब्जियां, लीची, आम और फिर मखाना के निर्यात बढ़ेंगे। जहां वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पर बजट में ध्यान दिया गया है। जहां दरभंगा से औरंगाबाद तक 272 किलोमीटर एक्सप्रेस वे सड़क का निर्माण और फिर पटना, सासाराम, आरा, मोहनिया, भजनपुर, किशनगंज सहित रामनगर कच्ची दरगाह सड़क का भी निर्माण होना है। ये सारी बातें दिलीप कुमार जायसवाल ने कही है। दोस्तों, 14 फरवरी का दिन हर प्रेमी जोड़े के लिए खास होता है। जी हां, हर जोड़ा ऐसे अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करता है। जी हां, कल 14 जनवरी वैलेंटाइन डे था। जी हां, कल वैलेंटाइन डे के मौके पर हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो चुनाव के दौरान ही अपनी संगिनी से मिले। जी हां, पहले दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर यह रिश्ता शादी में बदल गया। यह कहानी मोदी सरकार के आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद और फिर उनकी पत्नी माया की है। जी, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपनी पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से की है। जब रविशंकर प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई कर रहे थे तो उनकी पत्नी माया शंकर उस दौरान पटना वीमेंस कॉलेज में पढ़ाती थी। जी हां, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव के दौरान दोनों एक दूसरे से पहली बार मिले थे, जिसके बाद मिलने का यह सिलसिला लगातार जारी रहा। लगातार मिलने के दौरान दोनों के बीच शुरू हुई दोस्ती प्यार में बदल गई, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला किया। रविशंकर प्रसाद और माया शंकर दोनों एक दूसरे के साथ पिछले 39 साल से रह रहे हैं। परिवार में दोनों जोड़े के अलावा एक बेटा और एक बेटी भी है। रविशंकर प्रसाद अपने कॉलेज के दिनों में पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के सहायक महासचिव भी रह चुके हैं। रविशंकर प्रसाद का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ है। उनके पिता ठाकुर प्रसाद पटना हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील थे। रविशंकर प्रसाद के राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1970 में एक छात्र नेता के रूप में हुई। रविशंकर प्रसाद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया था और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चल रहे छात्र आंदोलन में सक्रिय छात्र नेता के रूप में भी काम किया था। दोस्तों, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई तारीफों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने एक बार फिर से बीजेपी और मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। जी हां, गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि मुझे पता था कि जब कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया जाएगा उस वक्त बीजेपी की ही सरकार होगी। जी हां, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा होगा इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जी हां, उन्होंने कहा है कि आर्टिकल यानी कि धारा 370 हटाए जाने जैसा बड़ा कदम मोदी सरकार उठा लेगी, ऐसी किसी ने कभी भी
नहीं सोचा होगा। यह एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि गांधी परिवार और कांग्रेस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। गांधी परिवार से अलग कांग्रेस का कोई भविष्य ही नहीं है। यह कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद मैं भी हैरान रह गया था। जब मैंने कभी भी यह नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाएगा। यह उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने एक राज्य को नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया है। उन्होंने कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक राज्य के अंदर राजनीतिक स्थिरता नहीं लाई जा सकेगी। दोस्तों, महात्मा गांधी की पोती तारा गांधी भट्टाचार्य केंद्र के विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए शनिवार को गाजीपुर बॉर्डर पहुंची। यह राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के अध्यक्ष तारा ने प्रदर्शनकारी किसानों से विरोध प्रदर्शन के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने सरकार से किसानों के सुध लेने का भी अनुरोध किया है। साथ ही उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा है कि इतना अनपढ़ व्यक्ति कभी नहीं आया होगा। गांधी जी के साथ मेरा 14 साल का अनुभव है। उन्होंने कहा कि मैं सच्चाई के साथ हूं और हमेशा उसके साथ भी खड़ी रहूंगी। दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर गाजीपुर बॉर्डर में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे बीकेयू के बयान के बाद तारा गांधी भट्टाचार्य ने कहा कि हम यहां किसी राजनीतिक कार्यक्रम के तहत नहीं आए हैं। हम आज यहां किसानों के लिए आए हैं जिन्होंने हम सभी को हमारे पूरे जीवन में अन्न दिया है। यह उन्होंने प्रदर्शनकारियों से कहा कि हम आप सभी के चलते ही जीवित हैं। किसानों की भलाई में ही देश की और फिर हम सबकी भलाई है। दोस्तों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक पहली बार अपनी वैक्सीन बच्चों को देने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित की गई इस वैक्सीन में भारत का सीरम इंस्टीट्यूट भी पार्टनर रहा है। जी हां, सीरम इंस्टीट्यूट इस वैक्सीन को कोविशील्ड के नाम से बेच रहा है। बच्चों पर किसी भी कोरोना वैक्सीन का यह पहला इस्तेमाल होगा। दोस्तों, किसान सम्मान निधि के तहत सरकार 2019 के प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 3 किस्तों में 6,000 रुपए जमा करती है, लेकिन पश्चिम बंगाल में यह योजना लागू ही नहीं हुई है। जब पश्चिम बंगाल में अगले 2 महीनों में चुनाव होने हैं। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के लिए बड़ा ऐलान किया है। जी हां, अमित शाह ने वादा किया है कि यदि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो फिर बंगाल में 69 लाख किसानों को इस स्कीम के तहत 18,000 रुपए मिलेंगे। जी हां, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के किसानों से कहा है कि भाजपा की सरकार बनते ही पहले ही कैबिनेट में हम पिछले 12,000 रुपए समेत इस साल के 6,000 रुपए भी दे देंगे, यानी कि 18,000 रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम करेंगे। जी अभी सीएम ममता बनर्जी ने इसे अपने राज्य में लागू नहीं होने दिया है, जिसके कारण बंगाल के एक भी किसान को इस स्कीम का लाभ नहीं मिल पाता है। जी पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसको देखते हुए अमित शाह का यह बयान चुनावी लॉलीपॉप कहा जा सकता है। फिलहाल पश्चिम बंगाल में पीएम किसान स्कीम चुनावी मुद्दा बन गई है। दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनकी सरकार सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करने वाले प्रदर्शनकारियों यानी कि किसान प्रदर्शनकारियों से नुकसान की भरपाई करने का कानून लेकर आएगी। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने यह बयान गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद दिया है। जी हां, मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उन्होंने गृह मंत्री के साथ किसानों के प्रदर्शन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की है। इससे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि कुछ लोग सिर्फ इसलिए आंदोलन कर रहे हैं, उन्हें केंद्र के कानून के खिलाफ विरोध करना है। जी हां, खट्टर ने कहा है कि दिल्ली में राज्य के सांसदों के साथ ही बैठक की है, जिसमें कि मार्च में विधानसभा में पेश होने वाले राज्य के बजट को लेकर चर्चा की। कृषि कानून को लेकर हो रहे प्रदर्शन पर खट्टर ने कहा है कि केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए ही है और इसके जरिए कृषि के क्षेत्र में बड़े बदलाव होंगे। बयान के अनुसार मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कुछ लोग केवल विरोध जताने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और यह उनकी निहित राजनीतिक मंशा को दर्शाता है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी जमीन की तलाश में जुटे राजद को अभी तक तृणमूल कांग्रेस से खाद पानी नहीं मिलता दिखाई दे रहा है। जी हां, ममता बनर्जी तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव के पैगाम पहुंचते भी करीब 2 हफ्ते बीत गए। लेकिन अब तक कोलकाता से कोई भी संदेशा नहीं आया है। जी हां, राजद की आस अभी पूरी तरीके से टूटी नहीं है, मगर इंतजार में दूसरे विकल्पों पर भी विचार होने लगी है, बातचीत होने लगी है। जी हां, वाम मोर्चा को पूरे हालात की जानकारी है, इसीलिए राजद को समझाया जा रहा है। जी हां, 2-3 दिनों में शीर्ष स्तर पर विमर्श भरा है। खबर है कि सीताराम येचुरी ने पहल की है। यह तृणमूल से बात नहीं बनेगी तो फिर राजद का वाम मोर्चा और कांग्रेस के साथ भी समझौता हो सकता है। बंगाल में भाजपा विरोधी सारे दल इस बात से तो सहमत हैं कि भाजपा को रोकना है, किंतु एकता चलते हुए तृणमूल से सबकी मंशा पर पानी फेर दिया है। यह राजद को भी तृणमूल की इस जिद ने झटका दिया है, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी दूसरी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। यह दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव की तीमारदारी में जुटे
झूठे तेजस्वी यादव बंगाल में सक्रिय होने की तैयारी में जुटे हुए हैं। ममता से बात नहीं बनी तो फिर वाम मोर्चा और कांग्रेस को विकल्प के रूप में अपनाया जा सकता है। कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से मुलाकात करके लौटे राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक के मुताबिक उनकी बात माकपा महासचिव सीताराम येचुरी और फिर कांग्रेस से हो रही है। हालांकि उन्हें तृणमूल से सहारा मिलने की अभी भी उम्मीद है। श्याम रजक ने बताया कि बंगाल में राजद अपनी तैयारी जारी रखे हुए हैं। जी हां, समझौते का इंतजार नहीं है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बंगाल में 2 सभाएं भी तय हो चुकी है। मार्च के पहले हफ्ते में आसनसोल और 3 सुखिया में राजद की सभाएं होगी, जिसमें तेजस्वी यादव शिरकत करेंगे। किसी भी तरीके से बंगाल में भाजपा का रास्ता रोकना है। जहां गठबंधन के भूते बिहार में जीत से उत्साहित भाकपा माले की कोशिश बंगाल में भाजपा विरोधी दलों को साथ लेकर बड़ा मोर्चा बनाने की थी। जहां कामयाबी नहीं मिली तो फिर माले ने भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। जी हां, माले के राज्य सचिव कुणाल के मुताबिक 12 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का ऐलान हो चुका है। जी हां, अब किसी से गठबंधन की बात नहीं होगी, जहां ना कांग्रेस से ना वाम मोर्चा से। इसके पहले माले के महासचिव दीप शंकर भट्टाचार्य ने बयान दिया था कि उनकी सबसे बड़ी दुश्मन भाजपा है, उसे रोकना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज का न्यूज बस ये था। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।